स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12th में, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर में हमने आवेश के बारे में बता दिया है, स्थिर वैद्युत आवेश क्या होता है बता दिया गया है, और जो है इसके साथ ही साथ जो है डेरिवेशन भी बताया गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव कितना होगा किसी बिंदु पर, तो ये सब बता दिया गया है। आज जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और प्राप्त वेग कैसे निकालते हैं। यानी कि हेडिंग समझने का प्रयास करिएगा। दो बिंदु के बीच में, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच में एक तीसरे आवेश को लाके रख दिया जाए, यानी कि लाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा और वह आवेशित कण कितना वेग प्राप्त कर लेगा, ये जो है निकालना है। तो इसके पहले कुछ जो है स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जानकारी जो है आप लोगों को बता दो जो इसमें काम आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी को बहने के लिए जो है पानी की मात्रा की जरूरत नहीं है। पानी की मात्रा कम रहे ज्यादा रहे वो बहेगा, लेकिन कब ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ पानी का प्रवाह होता है, पानी की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। और जैसे कि उष्मा है तो उष्मा जो है उच्च उष्मा स्तर से निम्न उष्मा स्तर की तरफ उष्मा चलती है, यानी कि उच्च उष्मा वाली वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण निम्न उष्मा वाली वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, ठीक जो है इसी प्रकार आवेश का जो स्थानांतरण होता है, यानी कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो भी विभव पे डिपेंड करता है। तो अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो चलिए पहले धनावेश की बात करते हैं। तो धनावेश का जो प्रवाह होता है तो वह जो है विभव पे कैसे डिपेंड करता है। तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है, जबकि ऋणावेश के केस में उल्टा होता है। ऋणावेश के केस में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को जो है दिमाग में बैठानी है। ठीक है, कि धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, जबकि ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, अब जो है अब पृथ्वी के बारे में जरा बता दें, पृथ्वी के विभव के बारे में बता दें। तो मान लीजिए कि ये जो है ये आवेशित चालक है और एक आवेशित चालक यहां पर है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जरा आप जान लीजिए, ये धनावेशित है और ये क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में अगर आपको देखना है, ये नीचे क्या है आपका, ये नीचे आपकी पृथ्वी है। ठीक है, नीचे पृथ्वी है। पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा, पूरा वीडियो समझ में आएगा। पृथ्वी में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऋणावेश पृथ्वी में जाएंगे, जबकि पृथ्वी से ऋणावेश किधर जाएंगे, धनावेशित वस्तु में जाएंगे, यानी कि धनावेशित प्लेट में जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऋणावेश कहां आएंगे, पृथ्वी में, जबकि पृथ्वी से ऋणावेश किस में जाएगा, धनावेशित वस्तु में जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी में जो है कह सकते हैं कि आवेश का क्या है, प्रवाह है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा जो है मेन हेडिंग है, तो उसको जरा करने का प्रयास करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा कि दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, दो वस्तुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कैसे निकालते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये बताया जा चुका है, W अपॉन Q0। ठीक है, यानी कि ये W क्या है, तो W जो है दो बिंदुओं के बीच में एक तीसरे आवेश Q0 को लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या है, W है। तो ये जो है पहले भी जो है निकाला जा चुका है। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम W निकालें और W इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए Q0 इंटू VA माइनस क्या हो जाएगा, VB। तो ये जो है आपका W निकल के आ गया। यहां लिखेंगे, यदि बिल्कुल आसान है, यदि VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा V हो तो
ठीक है। ये विभवांतर, विभव में अंतर, तो हम डेल्टा V से भी दिखा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V। तो ये भी फार्मूला बन के आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां तक तो सही है कि भाई कार्य निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच में लाने पर जो है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये इसके बराबर कार्य करना पड़ेगा। अब एक बात आती है कि प्राप्त वेग, तो मान लीजिए कि जो है जब ये आवेशित कण इसके बीच में आएगा दो बिंदुओं के बीच में, तो ये गति भी करेगा। गति क्यों करेगा भाई, क्योंकि जब यहां से उठा के आप लाएंगे तो उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, और वह वर्क इसमें किसमें जो है इसमें समाहित हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, तो वो ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और वह ऊर्जा किस रूप में खर्च होगा यहाँ पर आकर के इसमें, तो गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होगा। यानी कि ये जो है कण चलने लगेगा इसमें, अगर चलने लगे तो यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। यानी कि वही जो आप काम किए वही किस में बदल रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालने का अगर प्रयास किया जाए, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर, क्योंकि कण को आप जो है दो बिंदुओं के बीच में लाएंगे तो जितना कार्य करेंगे वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वह स्थितिज ऊर्जा जब ये कण चलने लगेगा तो वही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, बदलने लगता है। और जितना कण का गतिज ऊर्जा होगा उतनी ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, ये बता दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि जो गतिज ऊर्जा होगा वो किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि कण की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या किया गया कार्य इसको लाने में, तो अब K इज इक्वल टू W का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से Q नॉट इंटू क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा V, ठीक है। यहां पे लिख देंगे किससे आया, तो समीकरण 1 से आया, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से बिल्कुल आसानी से आपने क्या कर दिया, की वैल्यू निकाल लिया। अब आप जानते हैं कि अगर किसी कण का द्रव्यमान अगर m हो और वह अगर v वेग से चल रहा हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, k बराबर हाफ mv² होता है कि नहीं होता है। तो अब इसके जगह पर रख दीजिए, अतः हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या, डेल्टा v। क्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा v। अब आइए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। किसकी वैल्यू जो है हम लोग को चाहिए, गति निकालना है ना, देख लिए प्राप्त वेग निकालना है ना, तो इसमें वेग कितना है, v है, तो इस v की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए 2 से इधर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, m इंटू v² इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा v, ठीक है। देयरफॉर v² इज इक्वल टू, m से डिवाइड कर दीजिए इधर, तो 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा v अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। देयरफॉर जो है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको रूट लगा देंगे, यहाँ इसमें रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा v अपान क्या हो जाएगा, m। तो ये निकल के आ गया कि वह कण कितना वेग प्राप्त कर लेगा, तो √2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा v अपान क्या हो जाएगा, m के बराबर वह कण क्या कर लेगा, वेग प्राप्त कर लेगा। किसके बीच में, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में अगर हम लाएं एक तीसरे आवेश को, तो वह इतना वेग क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ईवी यानी स्मॉल ई और कैपिटल V से तो डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटी इकाई है जिसका परमाणु भौतिकी भी यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि यह कार्य और ऊर्जा की एक छोटा सा मात्रक है, एक छोटा सा मात्रक जिसका जो है परमाणु भौतिकी में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर परिभाषा आप लोगों को लिखनी हो, कभी कभी पूछ देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 eV एक प्रकार की क्या है, वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि यह ऐसा ऊर्जा है कि जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर क्या करता है, प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है वो, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया जाता है। यानी कि इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। कब, जब विभवांतर वहां का क्या हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसका जो है इसका पैमाना जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है।
अगर किलो वोल्ट में बात किया जाएगा तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको पढ़ेंगे KeV लिखा हुआ है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो यहाँ पे लाके रखेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -16 जूल हो जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको MEV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -13 जूल होता है। और ये जो है बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन बी से बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -10 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब इसके बाद से जो है एक टॉपिक है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। एक बिंदु के कारण वैद्युत विभव निकाला गया था, अब जो है आवेशों का अगर समूह बना हो तो हम कैसे जो है वैद्युत विभव निकालेंगे किसी बिंदु पर। तो इसके लिए तो मानेंगे ना कि कोई एक बिंदु है, तो मान लिया कि एक बिंदु P कहीं यहाँ पर है और उसके चारों तरफ क्या है, आवेश है। तो कौन कौन से आवेश है उसके चारों तरफ, +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5, ठीक है ना। जो है आवेश उसके चारों तरफ है, किसके चारों तरफ, P के चारों तरफ। ठीक है, तो अब जो है उस P पर अगर कुल आवेश निकालना हो तो क्या क्या जरूरी है भाई, तो एक बिंदु के कारण दूसरे बिंदु पर जो आवेश निकाला जाता है, वैद्युत विभव निकाला जाता है, V बराबर तो आता है 1/4πε0, और Q अपन क्या आता है, R, यानी कि उस बिंदु से जो है जहां आवेश रखा हुआ है उसकी दूरी R, तो Q अपन क्या हो जाता है, R। तो ये फार्मूला यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आवेशों का क्या है, समूह है, और आप जानते हैं कि वैद्युत विभव क्या है, सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि को हम कैसे चिन्हों के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो जब हम लोग बीजगणितीय योग इसका करेंगे तो पहले तो अलग अलग निकालेंगे ना, बिंदु P पर +Q1 के कारण विभव कितना होगा, तो इस बिंदु P पर Q1 के कारण विभव कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि दूरी Q1 से P की R1 हो, तो हम अगर V1 निकालें तो V1 = 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है Q2 के कारण देखा जाए P पर विभव, तो अगर Q2 से P की दूरी क्या है, R2 है, तो हम अगर V2 माने तो 1/4πε0 और Q2 अपन क्या हो जाएगा, R2। ऐसे करके अगर आप जो है V3 V4 V5 अगर निकालें, तो अब जो है ये तो अलग अलग निकाल दिए ना, आपसे कुल पूछा जा रहा है, तो P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, सबका बीजगणितीय योग कर देंगे। ऐसे ही अगर आप Q4 अगर V4 आप निकालते हैं तो V4 कैसे होगा, 1/4πε0 और Q4 अपान क्या हो जाएगा, R4 का R4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ होगा क्योंकि किसमें दिया हुआ, माइनस में, तो अब ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। अब इन सब का योग अगर कुल की बात करा जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, तो सबको जोड़ेंगे, यानी कि V1 +V2 +V3 +V4, तो क्या आएगा, जरा कॉमन तौर पे देख लीजिए, इसमें कॉमन हो जाएगा 1/4πε0, और अब अंदर आ जाएगा Q1 अपान क्या, R1 प्लस Q2 अपान क्या, R2 प्लस, ये भी प्लस में है तो Q3 अपान क्या हो जाएगा, R3, और माइनस Q4 अपान R4 माइनस Q5 अपान क्या हो जाएगा, R5। और अगर और भी आगे आवेश है तो इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ते जाएंगे। तो यानी कि ये जो है कुल मिलाकर के निकल के आ गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण जो कुल वैद्युत विभव होगा वो इतना होगा। आगे अगर Q6 है तो इसी में जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, Q7 है तो इसी में जोड़ते जाएंगे, तो एक आवेशों के समूह के कारण भी एक बिंदु पर क्या निकल जाएगा, वैद्युत विभव निकल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। सम खटभुज है ये ABCDEF, ये सम खटभुज है, 6 भुजाएं हैं इसमें। खटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, इसके केंद्र O पर विभव आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई A पर कितना आवेश है, 5 माइक्रोकुलाम का, तो आप 5 माइक्रोकुलाम, यहां से यहां तक की दूरी आप जानते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले नोट करिए क्या क्या आपके पास है, तो R की वैल्यू आपके पास है कितना, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास आवेश कितना है, Q की वैल्यू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा। तो अब जो है अगर सबको Q मान लिया जाए तो 5 माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कूलाम में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद से आपको इस पर जो है टोटल विभव निकालना है, तो यानी कि टोटल विभव अगर A पर निकालेंगे,
ए के कारण जो है अगर निकालेंगे ओ पर विभव तो कितना आएगा, मान लेते हैं कि क्या है विभव, भी ए है, तो भी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, तो Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम का मतलब 5 × 10⁻⁻6 और बटा R कितना है 0.1। ठीक है, अब जो है अगर VB के कारण निकालिए, B के कारण निकालिए O पर विभव, तो यही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई उतना ही आवेश वहां पर भी है अपॉन ये, तो देखिए यानी कि VA, VB, VC, VG सबके कारण क्या होगा, सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, सबका निकाल लीजिएगा, VA, VAB, VC, VD अप टू डॉट सबका निकालिएगा, कुल विभव जो होगा, कुल विभव, तो इसका मतलब कि कुल विभव हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए 6 इंटू कितना 5 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या 0.1। ठीक है, क्यों 6 से भाई, तो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है ना, तो 1 के कारण निकाल दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल के कारण निकल गया। अब इसी को अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना आप लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ठीक है, पहले बताया जा चुका है, और ये हो जाएगा 6 × 25 30 गुणे 10⁻⁻6 बटा 0.1। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये 300/1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये जो है V बराबर, ये विभव को अगर हम V मान ले तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, ठीक है, 2700, ठीक है, 2700 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, गुणे 10⁻³ तो V बराबर कुल मिला के यहाँ पे अगर डेसिमल लगाते हैं तो 2.7 गुणे 10⁻³ क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका इतना कुल विभव निकल के आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें, और जो है मैं अगला वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट भरा लेके आऊंगा, जो है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा किसी बिंदु पर। तब तक जो है आप जो है इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए।